अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम साइंस पेडागोजी पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के लिए। और लास्ट टाइम हमने एक क्लास करी थी पेडागोजी की, जिसमें कि हमने पढ़ा था नेचर ऑफ साइंस क्या है एंड हाउ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट इन स्टूडेंट्स। तो उन्हीं दो टॉपिक्स के बेस पे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हुए हैं प्रीवियस ईयर से, जो कि लेटेस्ट वाले क्वेश्चन हैं, बहुत पीछे के नहीं हैं, क्योंकि आपको ट्रेंड में क्या चल रहा है, किस तरह का पेपर आ रहा है अभी हाल फिलहाल में, वो पता होना चाहिए। तो 2025 के मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से उठाए हैं, बाकी 2-4 क्वेश्चन इधर उधर के भी हैं, मिक्सअप है सब कुछ। तो आपको इससे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आता है, और जब आप सिलेबस को कवर कर रहे हो तो कैसे आपने अप्रोच करना है सिलेबस को, ये सब चीज़ें आपको लैंग्वेज भी समझ आएगी आपके पेपर की। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस। आपने देखा है आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग ओपन बुक एग्जाम्स, स्पेशली हम बात करें साइंस की। क्यों होता है? क्योंकि इससे 4 ऑप्शंस हैं आपको। टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द बुक, कि बच्चों को बुक जो है वो एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक मौका मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं हम, यूट्यूब पे कुछ टॉपिक सर्च कर लिया, वहाँ से देख के चले गए। कई बच्चे तो बुक खोलते ही नहीं है। अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपने अगर खुद का भी एक्सपीरियंस आपका ऐसा ही है तो ये गलत बात है। आपने जैसे एनसीईआरटी की बुक है तो ज़रूर खोलनी है, देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। बुक से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल आपने बच्चों को वही पढ़ानी है स्कूल में। तो आप कितने भी यूट्यूब के सेशंस देख लो, मेरे देखो या किसी और के देखो, पर बुक ज़रूर आपने गो थ्रू करनी है एक बार। तो अपॉर्चुनिटी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सही है कि जब भी आप ओपन बुक एग्ज़ाम देते हो तो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो देख पाते हैं एटलीस्ट कि उनकी बुक में सिलेबस क्या है। द नेक्स्ट बी ऑप्शन इज़ टू रिड्यूस द फेयर ऑफ असेसमेंट इन लर्नर्स। बच्चों में एग्ज़ाम का बहुत डर होता है कि एग्ज़ाम है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे अप्रोच करना है। तो वो उस डर को भी मिटाने के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम जो है वो हेल्पफुल है। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड इज़ टू गोज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स। अब ओपन बुक एग्जाम में कोई कॉन्सेप्चुअल आपका वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो पूछा नहीं होगा जो डायरेक्ट आपकी बुक में दिया होगा। उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन पूछा होगा, ताकि आप बुक को खोल कर भी उसमें आंसर नहीं होगा। अपने कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी उस टॉपिक को लेकर के, तभी आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, इवन इफ़ यू आर गेटिंग अ बुक टू अटैम्प्ट द पेपर। सो ये भी सही है। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, हमें जो गलत है वो बताना है। तो टू स्कोर मोर मार्क्स इन द टेस्ट, ये एक गलत अप्रोच है। ज़्यादा नंबर लाने के लिए थोड़ी ना आपको बुक दे देते हैं कि आप बुक में देख के, वो तो चीटिंग हो गई कि बुक में देख के पेपर कर लो ताकि तुम्हारे ज़्यादा नंबर आ जाएं, तो वो तो चीटिंग है एक। तो जो फर्स्ट ए बी सी 3 ऑप्शन है फर्स्ट, वो सारे ठीक हैं। सो द डी विल बी द रॉन्ग आंसर, और उस पूछा ही रॉन्ग है, तो इसीलिए डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, साइंस इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है या नन। तो मैंने जब आपको पढ़ा रही थी आपकी क्लास 1 में, तो मैंने जब नेचर ऑफ साइंस बताया था आपको, तो मैंने बताया था साइंस जो है प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया था। प्रोसेस कैसे है, पहले हम किसी चीज़ को स्पेक्यूलेट करते हैं, उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है किसी चीज़ को टॉपिक के रिजल्ट तक जाने की, कि उसका इन्फ्रेंस क्या आता है। तो जो इन्फ्रेंस आता है, रिजल्ट आता है, वो प्रोडक्ट है। और कैसे हम उस रिजल्ट तक पहुंचते हैं वो प्रोसेस है। कैसे पहुंचते हैं रिजल्ट तक, एक प्रोसेस होती है जिसमें 3-4 पार्ट होते हैं। स्पेक्यूलेशन करोगे आप, फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ऑब्जर्वेशंस करोगे, हाइपोथेसिस दोगे, उसके बाद इन्फ्रेंस पे पहुंचोगे। तो इन्फ्रेंस जो होगा, जो रिजल्ट होगा, दैट इज़ अ प्रोडक्ट। और जो आपने हाइपोथेसिस दी हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऑब्जर्वेशन, स्पेक्यूलेशन, ऑल दीज आर द प्रोसेसेस। तो साइंस इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेम अप्रोच कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर बॉयज़ इन द क्लास। ये जब हम अगेन हम पेडागोजी की जब फर्स्ट क्लास कर रहे थे तब हमने ये स्टेम अप्रोच भी डिस्कस करी थी। स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो हमें ये इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। जब हम साइंस पढ़ रहे हो तो हम
उसमें मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की भी बारे में बातें करेंगे। सब चीज़ों को मिलकर लेके चलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी साइंस का पार्ट है, मैथ्स भी साइंस का पार्ट है, इंजीनियरिंग भी एक साइंस का पार्ट है। तो बच्चों में ओवरऑल टेम्परामेंट डेवलप करना है कि उसमें वो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेके चले। अगर सिमिलरली अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए हमारी, कि उसमें साइंस के भी आपको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रहे बच्चों को पढ़ाने का। तो इन सब चीज़ों को, क्या ये स्टेम जो अप्रोच है, क्या ये बॉयज़ के लिए ही हम बॉयज़ को ही पढ़ा सकते हैं इस अप्रोच से, या गर्ल्स को भी पढ़ा सकते हैं? तो मैंने बताया आपको, वहाँ पे बताया था कि हमारी सोसाइटी में क्या है, ऐसे माना जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादा अच्छी इंजीनियर नहीं बन सकती, या मैथ्स में अच्छी नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। लड़कियां, और ये जेंडर बाइस्ड नहीं है स्टेम अप्रोच जो है, ये लड़कियां और लड़कों दोनों, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इस स्टेम अप्रोच से पढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही इंजीनियर बन सकते हैं। आज आप देख रहे हो कि साइंस की फील्ड में ज़्यादातर गर्ल्स ही आगे जा रही हैं। सुनीता विलियम्स को आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि स्टेम अप्रोच जो है वो जेंडर बाइस्ड है। आप गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को स्टेम अप्रोच के थ्रू पढ़ा सकते हो अपनी क्लास में। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ इट इज़ अ false statement that STEM approach can only be applied for boys. No, this can also be applied for girls also. So the next question is fourth question. Which of the following is a divergent question? तो अगर आप अपनी क्लासरूम के लिए डाइवर्जेंट क्वेश्चन देख रहे हो जिससे कि बच्चा एक्टिव रहे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है इन चारों में से? तो आपको एक चुनना है। ये रिसेंटली 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा। व्हाट वुड हैपन टू ग्रेविटी इफ़ द साइज ऑफ अर्थ वर रिड्यूस टू हाफ? तो आप ये वाला क्वेश्चन दोगे अगर अपने बच्चों को एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन देना है जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, थोड़ा सोचे, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, तो आप ये वाला क्वेश्चन दोगे कि व्हाट वुड हैपन टू द ग्रेविटी इफ़ द साइज ऑफ द अर्थ रिड्यूस टू हाफ। तो ये तो फैक्चुअल या कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन है। इसमें बच्चे को कोई एक्टिविटी या सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा देखेगा कि हाँ, अगर अर्थ का साइज़ रिड्यूस हो गया तो उसकी ग्रेविटी जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तो एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका तो सीधा सीधा ही आंसर है। अगला है व्हाई डज अ बॉल थ्रोन अप कम डाउन? तो ये भी हमें पता है कि हम अगर बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आ जाती है। तो बच्चों को बच्चा एकदम से बोल देगा ग्रेविटी की वजह से। तो ये भी एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है। थर्ड वन इज़ व्हाट इफ़ देयर वर नो ग्रेविटी ऑन द अर्थ? इसमें बच्चा सोचेगा कि हाँ, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम क्या करते, अगर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता, हम अगर ऊपर फेंके जाते तो ऊपर ही रह जाते क्या? तो इसमें बच्चे को सोचने का, उसमें ऑब्जर्वेशन करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई वुड से दैट वी विल से दैट दिस इज़ अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन। फोर्थ इज हाउ डज ग्रेविटी वेरी विद एल्टीट्यूड? तो ये भी एक फिजिक्स के बेस्ड पे, कॉन्सेप्ट के बेस्ड का क्वेश्चन है। तो ये भी आप अपनी फिजिक्स की बुक खोलोगे या इंटरनेट पे कहीं भी गूगल करके आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कि व्हाट इफ़ देयर विल बी नो ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो इससे बच्चा सोचने को मजबूर होगा, स्पेक्यूलेशंस करेगा, रिसर्च करेगा उस चीज़ पे। तो ये एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चा एक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। Which of the following is not a feature of alternate conception in science? Alternate conception क्या होती है कि जो एक साइंटिफिक लॉ है आप उसके अगेंस्ट हो, मतलब आपका जो आपके मन में एक किसी चीज़ को लेकर के एक कॉन्सेप्ट बन गया है और आप उसके साथ ही जीना चाहते हो अपनी लाइफ में। ऐसे सोच लो, जैसे कि मान लो आपको लगता है कि जो प्लांट्स हैं वो उन खाना कहाँ से लेते हैं, रूट्स से लेते हैं। जो हम उनको सोइल में न्यूट्रिएंट डालते हैं, एनपीके डालते हैं, जो यूरिया या मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वाटर देते हैं, वी वाटर आर प्लांट्स। तो जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, खाना मिलता है, पानी मिलता है, वो सारा वो सोइल से ही लेते हैं, रूट्स के थ्रू। अगर आपने बचपन से भी देखा होगा तो हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया आपके दिमाग में कि जो प्लांट्स हैं वो खाना जो है वो सोइल से ही लेते हैं। लेकिन जब आप बड़े होते हो, आप स्कूल में जाके पढ़ते हो कि नहीं, फोटोसिंथेसिस की कोई प्रोसेस है तो उससे जो है खाना बनता है, पर आप उसको
एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बन गया है कि प्लांट्स जो सोइल से खाना लेते हो आप उसी पे टिके रहना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस, कि आपकी चीज़ों को लेके एक अलग नज़रिया बन गया है और आप उसी में रहना चाहते हो। तो इससे रिलेटेड कौन सा जो फीचर है वो गलत है। आइडियाज़ आर स्टेबल, हाँ मैंने बोला आइडियाज़ आर स्टेबल क्योंकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट बन गया आप उसी में रहना चाहते हो, तो स्टेबल है। जो आपके दिमाग में एक सोच बन गई है प्लांट को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो कॉन्सेप्ट आप स्टेबल रखना चाहते हो आप दिमाग में। आइडियाज़ आर रेजिस्टेंट टू चेंज, मैंने बताया ना कि आप चेंज नहीं करना चाहते, आपके दिमाग का जो कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ को लेके आप वैसे ही रहना चाहते हो, आप चेंज नहीं करना चाहते। जो पूरी दुनिया उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है पर आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है वैसा जिससे आपको कॉज एंड इफेक्ट। आइडियाज़ डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट, फोर्थ पे जाएंगे हम डी पे। आइडियाज़ डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, ये गलत है क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कॉज एंड इफेक्ट। हमें लगता है कि प्लांट्स, हम पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं प्लांट्स को, इसीलिए वो ग्रो भी करते हैं साथ में, तो हमें लगता है नहीं उसी चीज़ से हो रहा है, वो कोज हुआ है इसीलिए इफेक्ट आया है प्लांट्स के ग्रो करने का, तो वो कोज एंड इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है हमारी लाइफ में, तभी हम उस चीज़ को मानते हैं कि नहीं हम ही सही हैं क्योंकि हमने ये होते हुए देखा है। हम जो एक्चुअल रियलिटी है उसको नहीं देखना चाहते क्योंकि हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें हमें लगता है कि वही चीज़ सही है। तो क्वेश्चन इसका डी आंसर गलत होगा। आइडियाज़ आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स, ये भी सही है कि ऑब्जर्वेबल फीचर्स से ही आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका गलत है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अल्टरनेट कॉन्सेप्शन, तो अल्टरनेट कौन से आता है जो डेमोन्स्ट्रेट का कोज एंड इफेक्ट है, कोज एंड इफेक्ट से हमारे दिमाग में वो आइडिया बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है किसी चीज़ को लेकर के जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते। तो डी ऑप्शन इसका गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कौन सा ट्रू है, एक है दो हैं कितने भी हैं आपको बताने हैं। रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर्स, ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट गलत करोगे तो रिजल्ट ऑफ कोर्स गलत आएगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे साइंस का, अगर आप एक्सपेरिमेंट ही गलत करोगे तो रिजल्ट भी गलत आएंगे, तो ये तो पहला तो गलत हो गया। सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन मैनी इन्वेस्टिगेशंस, हाँ हम बायस्ड होते हैं, साइंस में होना नहीं चाहिए, पर जो हमने जहाँ तक कि हमने दुनिया देखी है हम ऑब्जर्वेशंस भी उसी बेस पे, स्पेक्यूलेशंस भी उसी बेस पे करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में जो है वो हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है रिजल्ट्स को, जो भी रिजल्ट आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स के, ऑब्जर्वेशंस के। तो सेकंड तो ठीक है। थर्ड, डेटा एंड एविडेंसेस आर द सेम, नहीं, डेटा एंड एविडेंसेस सेम कैसे हो सकते हैं, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो एक जैसा डेटा नहीं होता यूनिवर्सली, सबका डेटा अलग होता है। देयर इज़ नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मैथड, तो ये भी ठीक है कि यूनिवर्सल साइंटिफिक मैथड नहीं होता है, चेंज होते रहते हैं मैथड, जैसे कि हम अपने हिसाब से अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जैसे साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक ही मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वैसे ही कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं होता कि आपको इसी मेथड से ही सॉल्व करना है या एक्सपेरिमेंट करना है। सो सेकंड एंड फोर्थ इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं प्रोसीजर से, अगर आप प्रोसीजर गलत करते हो तो रिजल्ट भी गलत आता है, तो पहला गलत है। सेकंड एंड फोर्थ इज़ द राइट आंसर कि कंक्लूजन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट के, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज। साइंटिफिक लॉज क्या होते हैं, पहले हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं उसके बेस पे हम लॉज देते हैं जो भी हमारा रिजल्ट आता है। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, हाँ ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, हाँ अर्थ जो है, अब न्यूटन ने देखा कि एप्पल ऊपर की तरफ फेंका फिर नीचे को आ गया, तो ग्रेविटी वो ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है, तो उसके बेस पर के न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया। तो जो साइंटिफिक लॉज हैं वो ऑब्जर्व जो हम कर सकते हैं जिन चीज़ों को, उनके बेस पे वो डिस्क्राइब करते हैं उनके रिलेशंस को, तो ये आंसर जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। दे आर फॉर्म्ड
फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थियरीज। नहीं, साइंटिफिक थियरीज से नहीं होते, थियरीज जो हैं वो उससे बनती हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को उसके बाद थियरी बनती है। पहले से थियरी नहीं होती कि हम उसका लॉ बना बाद में उसको ऑब्जर्व करेंगे, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, लॉ देते हैं, फिर थियरीज बनती हैं। दे कांट बी चैलेंज्ड, हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था कि साइंटिफिक लॉज जो हैं वो चैलेंज होते रहते हैं। हमने अगर रदरफोर्ड का मॉडल देखा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें हमने देखा है कि एक आता है पहले, फिर दूसरा उसको चेंज करता है कि नहीं तुमने गलत बताया था, मैं जो बताऊंगा अब नया लॉ देता है उसको चैलेंज। अगर जब नया चैलेंज करता है, नया लॉ देता है, नया एक्सपेरिमेंट करता है, नए ऑब्जर्वेशंस करता है, तो साइंटिफिक लॉज कैन ईजीली बी चेंज्ड। ऐसा नहीं है कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। हम ये अपनी साइंस के बुक्स में हमेशा पढ़ते आते हैं कि एक थियरी पढ़ी, फिर नया कोई साइंटिस्ट आया, उसने नई थियरी दी, तो साइंस के लॉज जो हैं वो चैलेंज हो सकते हैं। एंड दे प्रोवाइड रीजनिंग और फॉर फिजिकल फिनोमिना। रीजनिंग फिजिकल फिनोमिना के लिए नहीं प्रोवाइड करते, फिजिकल फिनोमिना पहले होते हैं उसके बाद वो लॉज बनते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल फिनोमिना के लिए वो रीजनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो होती है उसके बेस का ही वो ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेबल फिनोमिना होंगे, जैसे मैंने एप्पल और ग्रेविटी का वो आपको एग्जाम्पल दिया, उसी के बेस पे वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद लॉ बनता है। ऐसा नहीं है कि लॉ बना होगा या थियरी होगी उसके बाद हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। तो इसमें से हम कौन सा, हमने पहले पढ़ा था ना कि साइंस इज इंक्वायरी बेस्ड अपनी फर्स्ट क्लास में, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है। देखो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने, सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर लिया, पर देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, कि कैसे ट्रिकी लैंग्वेज बना के आपको क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी, कैसे पता चलता है कि साइंस जो है इंक्वायरी है, कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा बता रहा है। तो क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो इसमें क्या इंक्वायरी है, आप ले लोगे हर्ब, शर्ब्स और उनको क्लासीफाई कर दोगे, तो उसमें तो कोई इंक्वायरी नहीं है। ये तो बुक्स में बताया होगा कि ये हर्ब्स हैं, ये शर्ब्स हैं, आपके उसके फीचर बता देगा हर्ब्स के, शर्ब्स के और ट्रीज के, तो इसमें कोई इंक्वायरी नहीं है। एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड, ग्राम जो ब्लैक चना होता है उसको बोलते हैं। तो ये जो है हमें लग रहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, बच्चा देखेगा अलग अलग कंडीशंस में कि जर्मिनेशन को कैसे, जो चना है उसकी जर्मिनेशन कैसे अफेक्ट होती है। अगर हम उसको मॉइस्चर में रखते हैं, मॉइस्चर और गर्मी में रखते हैं, तो कैसे वो उस जर्मिनेशन उसकी जल्दी होती है। अगर हम ठंडे में रखेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, या एक्सट्रीम कंडीशंस में रखेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो वो 3-4 वो करेगा, अलग अलग फैक्टर्स को देखेगा, इंक्वायरी करेगा, तब जा कर के वो उस पर रिजल्ट पे आएगा। तो ये जो है ये इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन है, इससे क्या है बच्चे का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे क्या है, लिस्ट 5 यूजेज ऑफ कोकोनट ट्री, ये भी तो आपको ईजिली आप इसको लिस्ट कर सकते हो, तो ऐसे इसमें कुछ इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ वेनेशन इन वेरियस लीव्स, तो ये भी वेनेशन हमने पढ़ा था, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन होती है, तो ये तो ईजिली बुक्स में मिल जाता है, तो इसमें कुछ उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस, दैट जर्मिनेशन ऑफ ग्राम सीड्स, उसको देखेगा कि रेट कैसे इफेक्ट होता है, कैसे कैसे जर्मिनेशन जो है, किन किन सिनेरियो में, किस किस सिचुएशन में ज़्यादा जर्मिनेशन होती है, किस में कम होती है। तो दिस इज साइंस एज इंक्वायरी का। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट ये वाला क्वेश्चन दोगे, ये वाला प्रोजेक्ट दोगे बच्चे को, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट उसमें डेवलप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। A fact is an observation that has repeatedly been found to be true over the time। हाँ, फैक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है जो हमेशा ट्रू ही रहती है ओवर द टाइम, बहुत सालों से, बहुत सेंचुरीज से वो सही रहती है। जैसे कि हमने देखा है कि सूर्य जो है वो पूरब से उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक फैक्ट है, हम सब ने देखा है, और ओवर द ईयर, ओवर द टाइम हम इसको देखते आ रहे हैं, तो ये एक फैक्ट है। बट दूसरा क्या स्टेटमेंट है, अ लॉ इज अ थियरी दैट हैज़ रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। नहीं, लॉ क्या है, लॉ तो हम अगर ओवर द टाइम उसको ट्रू नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई नया आएगा वो चैलेंज करेगा तो लॉ चैलेंज हो जाता है। अगर लॉ चैलेंज हो गया और किसी और ने प्रूव कर दिया कुछ और, तो फिर वो लॉ चेंज हो जाएगा। तो लॉ तो पूरे टाइम के लिए नहीं रखता, पर फैक्ट जो है वो एक बार है तो है, वो चेंज नहीं होता।
तो ऑप्शन ए जो है वो ही राइट आंसर है इसका कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बाकी सारी गलत, बाकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसाइजिंग स्किल्स, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस विच लीड टू इंक्वायरी। ये तो सही है, ये तो हाइपोथेसिस स्किल्स है कि ऐसे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करो जो इंक्वायरी करने में, आपको एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प करेंगे। तो ये तो हाइपोथेसिस की स्किल है। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल, ये भी हाइपोथेसिस की स्किल है। यूजिंग द सेंस ऑफ गैदर इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, तो उसमें कौन सी हाइपोथेसिस है? ना आपको उसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ना आपको उसमें ऑब्जर्वेशन, ना स्पेक्यूलेशन, तो फिर इसमें हाइपोथेसिस की कोई भी स्किल नहीं है। आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, हाँ आप एक एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो हाइपोथेसिस स्किल। तो जो थर्ड है, यूजिंग द सेंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन गैदर करना ही कोई एक हाइपोथेसिस, उसमें क्या हाइपोथेसिस देखो, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे, स्पेक्यूलेशंस करोगे, ऑब्जर्वेशंस करोगे, वही एक हाइपोथेसिस की स्किल्स होगी, जो उसके बेस पे ही आप हाइपोथेसिस दोगे। तो इसमें क्या है, आप एक्सपेरिमेंट के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स लाओगे, क्वेश्चंस जो ऐसे क्वेश्चंस स्पेक्यूलेट करोगे जिसके बेस पे आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, या अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं पहले के, उनके बेस पे आप कुछ ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करोगे, अटेम्प्ट करोगे उनको समझने की, एक्सप्लेन करोगे चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करोगे पहले के जो लॉज हैं या प्रिंसिपल हैं उनके बेस पे, तो दैट इज़ ऑल्सो हाइपोथेसिस स्किल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक उठाएंगे, उसके बाद हम ऐसे ही करेंगे, दो तीन टॉपिक एक क्लास में कवर करेंगे, और उसके बाद उसके बेस पे जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत पुराने अगर 2011 के क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाएंगे, क्वेश्चंस लेके बैठ जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो पता नहीं वो रिपीट होते हैं नहीं होते। अब पेपर का पैटर्न कितना इवॉल्व हो गया 15 सालों में, तो हम लेटेस्ट वाले 2-3 साल 4 के ही हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगली क्लास, इस बार हम पेडागोजी की 2 क्लासेस करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार एक क्लास आपकी स्किप हो गई थी लास्ट वीक। तो अगली बार हम कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। इस बार हमने MCQs करे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। थैंक यू सो मच।